सिक्योरिटी, इसे पकड़ो, ये घुसपैठिया है। भैया, हम घुसपैठिए नहीं है, हम तो बस लड़के वालों की तरफ से। माँ जी, ये कंपनी पार्टी है, शादी नहीं। भीड़ विभाजित होती है। एक सूट में सज्जित युवक सामने आता है। उसके चेहरे पर हैरानी और अपमान के भाव। माँ, मीरा, मेरी कंपनी की पार्टी में चोरी छिपे मुफ्त का खाना? बेटा, हम विक्रम का बॉस हंसता हुआ दृश्य देखता है। विक्रम के हाथों से फाइलें गिर जाती हैं। 3 महीने पहले, शादी के 2 दिन पहले, मेहंदी सूखते ही मीरा अपनी सहेली प्रिया के कमरे में घुसती है। चल जल्दी, मम्मी पापा सो गए। तू पागल हो गई है, तेरी शादी परसों है। कहाँ जाना है तुझे इस वक्त? सिल्वर पैलेस, यादव जी के बेटे की शादी है आज। 7 स्टार केटरिंग, फ्री का खाना, और वो भी रॉयल। हे भगवान, तू नहीं सुधरेगी। शादी के बाद तेरी सास तुझे सीधी कर देगी। जब ससुराल जाऊंगी तब देख लेंगे, अभी तो अपना आखिरी फ्री फूड मिशन पूरा कर लूं। अपनी पहचान छिपाकर मीरा और प्रिया शादी समारोह में घुस जाती हैं और प्लेट भरकर खाती हैं। मीरा अपनी कुशलता पर गर्व करती है, जिसके कारण वो कभी पकड़ी ही नहीं गई। तेरी शादी के बाद क्या होगा अगर तेरे पति या सास को पता चला? अरे, 1 महीने बाद सुधर जाऊंगी, सिर्फ एक बार। अंतिम मौका। शादी के बाद मीरा अपने नए घर में प्रवेश करती है। पति विक्रम और सास सुनीता के साथ पहले महीने वो खुद को संयमित रखती है, लेकिन जल्द ही उसका मन ललचाने लगता है। एक दिन सुनीता को वो बड़े बड़े बर्तन निकालते हुए देखती है। माँ जी, ये बड़े बर्तन, आज तो कोई त्योहार नहीं। अरे बहू, पास के मंदिर में आज भंडारा है, प्रसाद लेने जाना है बहुत सारा। आज का खाना बनाने की जरूरत ही नहीं। मंदिर का भंडारा? क्या माँ जी भी? क्यों खर्चा करे जब मुफ्त में मिल रहा हो। चल, 5-6 बड़े डिब्बे ले चलते हैं, कल का नाश्ता भी ले आएंगे। माँ जी, आप भी। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी सांस दी है, आप भी मेरी तरह फ्री के खाने की शौकीन हो। जब से तेरे ससुर गुजरे, हर पैसा बचाना सीख लिया है मैंने, और मुफ्त का खाना तो मेरी कमजोरी है। और इस तरह शुरू होती है मीरा और सुनीता की फ्री फूड की साझेदारी। वे मंदिरों, शादियों, सत्संगों और भंडारों में घुसकर मुफ्त का खाना जुटाने लगती हैं। मोहल्ले वाले उन्हें फ्री फूड वाली सास बहू के नाम से जानने लगते हैं। 1 महीने बाद मीरा और सुनीता की फ्री की खाने की आदत ने पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना दिया। एक दिन सुनीता अपने आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही होती है, जब उसकी पड़ोसन कमला हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए आती है। अरे सुनीता, आज तो मैं तेरे लिए ऐसी खबर लाई हूँ कि तू खुशी से झूम उठेगी। क्या बात है कमला, कहीं कोई नया भंडारा शुरू हो रहा है क्या? हद हो गई सुनीता, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुफ्त का खाना ढूंढना रह गया है क्या? मेरी बेटी रीता का रिश्ता तय हुआ है, शादी अगले महीने। अरे सच में? मेरी प्यारी रीता की शादी? खाने में क्या क्या बनवाने वाली है? बस शुरू हो गई तू, लेकिन बजट टाइट है। हर घर से सिर्फ एक व्यक्ति को बुला सकती हूँ। क्या, एक ही व्यक्ति? अरे, हम दोनों तो स्कूल से साथ है, और आज तू मेरे ही परिवार को नहीं बुला रही। कमला चली जाती है। सुनीता अंदर आती है, जहाँ मीरा टीवी देख रही होती है। देख मीरा, जिसको मैंने अपनी बहन जैसा माना, वही एक व्यक्ति का न्योता दे रही है। क्या हुआ माँ जी? अरे, कमला की बेटी की शादी है और कह रही है कि घर से एक ही आदमी आ सकता है। अरे वाह, 7 स्टार होटल में? माँ जी, मैं जाऊंगी इस शादी में। पिछले महीने से कोई अच्छा फ्री का खाना नहीं मिला मुझे। क्या? अरे मैं जाऊंगी, कमला मेरी बचपन की सहेली है। माँ जी, आप मुझे हमेशा पीछे क्यों धकेलती है? मेरा दिल भी तो करता है अच्छा अच्छा खाना खाने का। हे भगवान, मैंने किस पापिन को बहू बनाया, अपनी सास से इस तरह बात करती है। अचानक मीरा के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। माँ जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब क्या शैतानी सूझी है तुझे? माँ जी, आप जाइए शादी में, पर जब
डिनर सर्व हो तो कुछ प्लेटें भरकर पन्नी में पैक करवा लीजिए, ये कहकर कि बीमार बहू के लिए है। वाह बहू वाह, तेरा दिमाग तो मेरे से भी तेज चलता है। तू सच में मेरी किस्मत का सितारा है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वे हर हफ्ते नए नए तरीके से फ्री खाना जुटाने लगी। एक दिन मीरा दौड़ती हुई घर आती है। माँ जी जल्दी आइए, आज हमारी किस्मत चमकने वाली है। क्या हुआ बहू? पास वाली गोल्डन वाटिका में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। मैंने देखा लाखों का सेटअप, स्विट्जरलैंड से आए हैं शेफ्स। हे माँ, तू सच कह रही है? कितने बजे से है? शाम 6 बजे से। माँ जी, मैंने झांक कर देखा, जो मेन्यू है ना, दिल जीत लेगा। मेरी वो लाल बनारसी साड़ी निकाल। आज ऐसी तैयार करूंगी कि लोग सोचेंगे हम किसी राजा महाराजा के रिश्तेदार हैं। हाँ माँ जी, मैं भी अपना वो सोने वाला सेट पहनूंगी जो शादी में मिला था। पर विक्रम का क्या? विक्रम ने फोन किया था। आज वो दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। उन्हें हमारा प्लान पता नहीं चलेगा। दोनों धमाकेदार तैयारी के साथ शाम को वाटिका पहुंचती हैं। ये कोई शादी नहीं, बल्कि टेक इंटरनेशनल कंपनी का वार्षिक है। अंदर पहुंचकर दोनों खाने की मेज पर टूट पड़ती हैं। बहू, इस समोसे का स्वाद, अरे बाप रे। माँ जी, इस दही बल्ले की मिठास, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैनेजर उनके पास आता है। नमस्ते मैडम, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? हम लड़के वाले हैं, मतलब ग्रूम की फैमिली से। ग्रूम? मैडम, ये कोई शादी नहीं है, ये हमारी कंपनी की पार्टी है। तभी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाता है। अचानक भीड़ में से विक्रम निकलता है। माँ, मीरा, आप दोनों यहाँ? माँ, मीरा, आप दोनों मेरी कंपनी की पार्टी में क्या कर रहे हो? बेटा, वो हम तो बस, हमें लगा कोई शादी, हम फ्री का खाना खाने। फ्री का खाना? माँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप दोनों इस हद तक गिर सकती हैं। विक्रम सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मेरी माँ और मेरी पत्नी है। माँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। मेरी कंपनी में मेरी इतनी इज्जत थी, और तुमने वादा किया था ना मीरा। बेटा, गलती हो गई, माफ कर दे। तेरे पिताजी के जाने से हर पैसा बचाने की आदत सी पड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि इससे आपकी इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगेगा। जानती हो, कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन सोचा था। हम इतने गरीब हैं क्या? नहीं, हम गरीब नहीं हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत थी, लालच, कंजूसी। मुझे माफ कर दीजिए, हम बदल जाएंगे। हाँ बेटा, आज से न मैं और ना ही बहू कभी ऐसी हरकत करेंगे। अपने हाथों का खाना बनाएंगे और खाएंगे। माँ, इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। एक फ्री के खाने के लिए अपना सम्मान बेचना कितना शर्मनाक है। अगली सुबह मीरा रसोई में पूरी लगन से खाना बना रही है। सुनीता आती है। बहू, आज तो वो पंडित जी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा थी ना? हाँ माँ जी, थी तो, पर मैंने सोचा आज हम अपने हाथों का ही खाना खाएंगे। मैं पनीर मखनी बना रही हूँ, विक्रम को बहुत पसंद है। तू सच में बहुत समझदार है बहू। कल रात मैंने भी सोचा कि जीवन में आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। तभी विक्रम आता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज क्या स्पेशल बना है? आपकी पसंद की पनीर मखनी, जीरा राइस और हलवा। और कोई फ्री का खाना नहीं? नहीं बेटा, अब से हम फ्री का खाने वाली नहीं, बल्कि स्वाभिमानी माँ बहू हैं। तेरी इज्जत के आगे कोई स्वाद नहीं बेटा। हम वादा करते हैं, आज से सिर्फ हमारे हाथों का बना खाना ही इस घर में आएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो दोनों को गले लगा लेता है। माँ मीरा, मुझे आप दोनों पर गर्व है। जीवन में कभी कभी सबसे बड़े सबक हमें अपनी गलतियों से मिलते हैं। तीनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फ्री का खाना खाने की चाह में अपनी इज्जत खोने वाली ये सास बहू आज अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीख चुकी थी कि स्वाभिमान से बड़ा कोई भोजन नहीं होता। निशा को अतरंगी कपड़े पहनने का बहुत शौक था और इसी से निशा की सास उमा काफी परेशान हो जाती थी। एक बार निशा अखबार के कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और ये देखकर उमा के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो निशा को सुनाते हुए कहती है, बहू ये क्या है? तुझे एक ही बात और कितनी बार समझाऊं मैं? ये सब मत पहना कर। मोहल्ले के लोग मेरा मजाक बनाते हैं और तेरे कपड़ों में क्या आग लग गई है जो तूने अखबार का सत्यानाश कर दिया। माँ जी, आजकल ऐसे ही अतरंगी कपड़े ही ट्रेंड में आते हैं। अब देखना, मैं इसकी वीडियो डालूंगी ऑनलाइन और लोग देखेंगे, फिर मुझे देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही पहनेंगे। खुद के पास तो दिमाग है नहीं, तो ये समझ रही है कि पूरी दुनिया में किसी के पास दिमाग ही नहीं है। अरे लोग तुझे देखकर ये पहनेंगे। लोगों में दिमाग है जो तेरे पास नहीं है। माँ जी, लोगों में दिमाग तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं करता। आजकल सब लोग ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। अब मुझे ही देख लो, पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, जबकि आप यहाँ इस मोहल्ले में कितने सालों से रह रही हैं, फिर भी आपको कोई इतना नहीं जानता है और सब आपको निशा की सास के नाम से जानते हैं। हाँ, पहले मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब वो इज्जत रही ही नहीं। तूने पूरे मोहल्ले में मुझे शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जो भी देखा है, जो भी देखता है, बस यही कहता है कि निशा की सास जा रही है। वही निशा जिसके पास कपड़े नहीं है और वो अतरंगी कुछ पहनती है। माँ जी, आप बूढ़ी हो गई हो, तभी तो आपको स्टाइल समझ नहीं आता। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह ही कुछ यूनिक करो। पूरे मोहल्ले में ये सास बहू की जोड़ी हिट हो जाएगी। माफ कर तू मुझे। अरे चप्पल नहीं खाने मुझे इस उम्र में लोगों से। इस उम्र में लोग पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं और एक तू है कि ये सब कर रही है। देख, मैं तुझे कह रही हूँ, अभी समय है, सुधर जा। माँ जी, मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत बताया है। अरे मुझसे ज्यादा सुधरा हुआ तो कोई भी नहीं है, आपका बेटा भी नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे ही सुधरने को कहती रहती हो। हाँ, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं है। वो यहाँ रहता ही नहीं है, कमाने के लिए गया हुआ है ना। इसी बात का फायदा उठाकर उसकी नाक कटवा रही है तू। मत कर बहू ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। वही तो पूछ रही हूँ मैं माँ जी, क्या अच्छा नहीं लगता है? ये वाली ड्रेस देखो, कितनी अच्छी और यूनिक है। पूरे मोहल्ले में कभी किसी ने ऐसी ड्रेस पहने हुए देखा है क्या आपने? किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा ये आइडिया जो मैंने कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए, ऐसी बहू मिली है आपको। मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसी बहू जो मिली है। देख बहू, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तुझे कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, और मैं ऐसी भी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूं और बस साड़ी पहनने को ही कहूँ आधे गज के घूंघट के साथ। मैं तो कहती हूँ तुझे जो पहनना है पहन, लेकिन कपड़े पहन। अखबार, चप्पल, कलछल मत पहना कर। अपने नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लिया कर थोड़ा। माँ जी, बात तो आपको समझनी चाहिए ना। अरे मैं एक लड़की हूँ और मुझे अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं आता कि आपको क्या परेशानी है। तुझे तो समझाना ही बेकार है, तुझे करनी वही है जो तुझे ठीक लगेगा। मैं भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। जो पहनना है पहन और मेरा खून मत जला। उमा अपनी बहू को समझाती तो बहुत है, लेकिन निशा हर बार अपनी सास की बात को मानने से मना कर देती है और वही करती है जो उसे अच्छा लगे। ऐसे ही कई बार निशा अतरंगी कपड़े पहनती और उमा को बेइज्जती महसूस करनी पड़ती थी। दिन निकल रहे थे, लेकिन निशा की आदत में सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उमा की पड़ोसन रेखा और सरिता उसके घर आते हैं, तो वो तीनों बात करने लगते हैं। वैसे उमा, तेरी बहू को तो मानना पड़ेगा, उसके कपड़े तो अब मोहल्ले के बाहर भी फेमस हैं। तेरी बहू ने तो हमारे मोहल्ले को ऊंचा ही कर दिया है। अब हर कोई हमारे मोहल्ले को ही जानता है। लेकिन मुझे तो बहुत बकवास लगती है उमा की बहू। अरे किसी चीज की हद होती है, कुछ भी लपेट के बाहर चली जाती है। जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तेरी बहू के अंदर। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ समझती ही नहीं है।
बस अपनी ही करती है। मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है जो तेरी बहू करती है। इनफैक्ट अच्छा ही है। हर किसी को कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए। कम से कम उमा की बहू कुछ तो कर रही है ना। वैसे मैंने एक बार फोन में देखा था, एक लड़की को प्याज का लहंगा पहना हुआ था, तो मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं ये उमा की बहू ये वीडियो ना देख ले। उमा की बहू को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ अच्छा सा बना देगी। मैं नहीं मानती। अरे प्याज का लहंगा हर किसी के बस की बात थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि उमा की बहू अलग अलग कुछ पहनती है, लेकिन प्याज का लहंगा थोड़ी पहन पाएगी वो। क्यों नहीं पहन पाएगी? उसके लिए प्याज का लहंगा कोई बड़ी बात है क्या? रेखा और सरिता दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर निशा भी वहाँ आ जाती है और दोनों से कहती है, क्या हुआ, आप दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अंदर तक आप दोनों की आवाजें आ रही हैं। निशा बहू, तू प्याज का लहंगा बना सकती है ना? ये इसके बस की बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये प्याज का लहंगा बनाकर पहन ले। तू बहू को बोलने दे, खुद ही बोले जा रही है। बहू तू बता। वैसे आइडिया तो अच्छा दिया है। मैंने कभी कोई खाने की चीज के कपड़े नहीं बनाए। चलो अब इसी बात पर मैं अब प्याज का लहंगा बनाकर और पहनकर दिखाऊंगी। तुम दोनों यहाँ मेरी बहू को बताने आए थे कि कौन कौन सा लहंगा मेरी बहू पहन सकती है। बहू, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे और कोई जरूरत नहीं है प्याज व्याज का लहंगा पहनने की। माँ जी, अब तो इज्जत पे बात आ गई है। अब तो मैं प्याज का लहंगा बनाऊंगी और पहनूंगी भी। बस आप सब देखते रहना। निशा प्याज का लहंगा बनाने में लग जाती है। 2 दिन बाद निशा का प्याज का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है और वो पहनकर मोहल्ले में घूमती है। प्याज का लहंगा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रेखा कहती है, देख सरिता, मैं ना कहती थी कि उमा की बहू कुछ भी बना सकती है, किसी भी चीज का बना सकती है। देख कितना अच्छा बनाया है प्याज का लहंगा। वाह बहू, आज तो मान गए तुझे। कुछ लोग निशा का मजाक बनाते हैं तो कुछ लोग निशा की तारीफ भी करते हैं। काफी देर तक निशा प्याज का ही लहंगा पहने रहती है और उसे धीरे धीरे अपने शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजली करते हुए अपने कमरे में जाती है तो खुद से कहती है, ये अचानक से मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? पहले तो कभी नहीं हुई, फिर ये अचानक से क्यों हो रही है? हे भगवान, ये खुजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जितनी खुजली कर रही हूँ उतनी ही बढ़ती जा रही है। निशा खुजली कर कर के बहुत परेशान हो गई थी। काफी देर हो जाती है लेकिन अब तक निशा की खुजली नहीं रुकी थी तो वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा खुजली हो रही है। बिल्कुल रुक ही नहीं रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ माँ जी, कुछ करो ना, इस खुजली से छुटकारा दिलाओ ना मुझे। बहू, अब तो ये तेरी खुजली और भी बढ़ती जाएगी। शरीर कपड़े पहनने के लिए होता है, लेकिन तू कपड़े छोड़कर सब कुछ पहनेगी तो यही होगा ना। और आज तो तूने प्याज का लहंगा पहना है, अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। माँ जी कुछ तो बता दो जिससे एक खुजली रुक जाए। उसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी। निशा की बात सुनने के बाद उमा उसे साबुन से नहाने को कहती है और सरसों तेल भी देती है। कुछ देर बाद उमा सरिता और रेखा के पास जाती है। तुम दोनों के आइडिया से तो मेरी बहू सुधर गई। प्याज का लहंगा पहनना और उसके बाद मेरी बात भी मान ली, क्योंकि हमने प्याज में खुजली पाउडर जो मिला दिया था। अब तू चिंता मत कर, जब कभी भी तेरी बहू ऐसा कुछ अतरंगी सोचेगी तो उसको प्याज के लहंगे और खुजली की याद आ जाएगी। उमा की बहू आखिरकार सुधर गई थी, जिसके बाद अब उमा को भी कोई परेशानी नहीं होती।